हेलो बच्चों, वीकेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2। जो चैप्टर 6 था यह है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें अब तक हमने प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कवर कर लिया था। वो जो टॉपिक था वो प्लांट से रिलेटेड था। आज हम बात करेंगे एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि एनिमल में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी बात करेंगे आज हम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में देखिए प्लांट था। प्लांट में क्या होता था, हार्मोनल सिस्टम था, उसमें न्यूरॉन जैसा नहीं था। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनिमल्स के अंदर। देयर आर टू मेन सिस्टम्स फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में दो तरीके के सिस्टम्स हैं। कौन कौन से सिस्टम्स है? पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन को ही हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है, या आगे मैं लिखवा दूंगा या आप चाहे तो लिख सकते हैं हार्मोनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? हार्मोनल सिस्टम। वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है। यहां पर मैंने लिखवाया होगा आपको न्यूरल सिस्टम। बात करेंगे दोनों सिस्टम्स की। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है इसे, नर्वस सिस्टम को। द न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारा नर्व सेल का बना हुआ है, यानी न्यूरॉन्स का। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। विच can generate a nerve impulse in presence of different stimulus and conduct it throughout the body to control its function। ये क्या कर सकता है? नर्व सेल या न्यूरॉन क्या करते हैं? एक इंपल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और उसको क्या करते हैं? डिफरेंट अलग अलग स्टिमुलस के प्रदेश। अलग अलग स्टिमुलस का मतलब बाहर से कोई चेंज पता चला, उसके लिए इन्होंने इंपल्स बनाए, और उस इंपल्स को पूरी बॉडी में क्या करते हैं? ये थ्रू आउट, यानी कि इस पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इसे कंडक्ट। कंडक्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मान लीजिए कोई गर्म चीज, उससे आपका हाथ टच हुआ, हाथ में आपके सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन पर रिसेप्टर होंगे न्यूरॉन्स के, वहां से पता चलेगा उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। ब्रेन कहेगा हाथ हटाने के लिए, तो आप हाथ हटाओगे। उसके बाद एवरी न्यूरल सिस्टम हैव सम सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्वेश्चन रेयर चांसेस होते हैं आने के, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब के टाइम पर आपने देखा होगा जो एमसीक्यू आते हैं वो थोड़े लेवल अप करके आते हैं, यानी 11th और 12th क्लास के जैसे लेवल पर। तो ये जो न्यूरल सिस्टम है, हर न्यूरल सिस्टम के पास में कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। देखिए कोई सा भी सिस्टम, कुछ सेल्स तो होती है सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी के पास व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि किसी पैथोजन यानी किसी बीमारी या कोई बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया उससे लड़ने में मदद करती है। ऐसे ही कुछ सेल्स है न्यूरल सिस्टम के पास, जो न्यूरोग्लियल सेल्स कहा जाता है। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है? तो फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। फंक्शन डिस्कस करेंगे, 3 फंक्शन है इसकी। इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। पहला फंक्शन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मतलब न्यूरॉन या नर्व सेल की स्ट्रक्चर बनाती है, ये उसमें मदद करती है। दूसरा, इट हेल्प्स इन नर्व इंपल्स जनरेशन। जो नर्व इंपल्स बनता है, नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो बनता है, यानी मैसेज जो बनता है, उसमें मदद करती है बनने में। तीसरा, इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। सेल है, काम कर रही है, इसे खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाने से ही एनर्जी मिलेगी। और आप भी जानते हैं हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करते हैं? ये फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, नर्व सेल को खाना प्रोवाइड करती है। तो ये है न्यूरोग्लियल सेल्स के 3 काम। पहला स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, नर्व इंपल्स जनरेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। इसके बाद में न्यूरोग्लियल सेल्स ये था। जो नर्व सेल है या न्यूरल सेल है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स होते क्या है? दीज आर द स्पेशल टिप्स ऑफ नर्व सेल विच डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट से कोई इंफॉर्मेशन है, उसको डिटेक्ट करना। डिटेक्ट मतलब पता लगाना। किस सेल का काम है? रिसेप्टर्स जो होते हैं नर्व सेल, जैसे नर्व सेल, इसकी जो टिप होती है इस पर प्रेजेंट रहते हैं और किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज हो उसे डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एकदम से पानी गिरने लग जाए, जहां पर भी गिरेगा आपकी स्किन पर होगा, टच होगा, जहां पर टच होगा वहां पर न्यूरॉन की टिप होगी जिस पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? उसकी मदद से मैसेज बनवाएंगे न्यूरॉन से, न्यूरॉन उस मैसेज को कहां पर भेजेगा? ब्रेन के पास। तो दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स पर। कौन कौन से सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर? सबसे पहला स्किन, स्किन हमारा पहला सेंस ऑर्गन। दूसरा ईयर, कान, कानों से हम सुन सकते हैं। तीसरा आंख, आंखों से हम कुछ भी चीज देख सकते हैं। चौथा हमारे नाक, नाक से हम स्मेल कर सकते हैं। और पांचवा टंग, हमारी जीभ, जो ये क्या करती है? टेस्ट पता करने में मदद करती है। आप सोच लीजिए इन पांच के अलावा कोई भी चीज ऐसी है जो सेंस करने में मदद करती है। सेंस यानी किसी चीज का पता लगाना। आपको कोई टच करे, स्किन से पता लगा सकते हो। किसी चीज की स्मेल है, नोज से पता लगा सकते हो। किसी खाने का टेस्ट कैसा है, आप जीभ से पता लगा। किसी चीज को देखना है, आंखों से पता लगा सकते हो। कानों से सुनने का काम हो जाता है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर? पांच सेंस ऑर्गन है तो पांचों के रिसेप्टर्स होंगे। पांचों के पांचों आपको याद रखने, जो मैं अब आपको रिसेप्टर्स कराने वाला हूँ 100% आप देखिएगा मिड टर्म का जो एग्जाम आने वाला है अभी आपको, उसमें जरूर आएगा एक। तो आप पहले इसे नोट कीजिए, मैं उसके बाद वन बाय वन करके रिसेप्टर्स पढ़ाता हूं आपको पांचों, और उनका फंक्शन क्या है उसमें भी मदद कर। देखिए बच्चों, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर और उनके फंक्शंस आपको याद क्या करना है? सेंस ऑर्गन के पास कौन सा रिसेप्टर है और उसका फंक्शन क्या है, यही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर। सेंस ऑर्गन सबसे पहले बात करते हैं ईयर यानी कान के अंदर। कान के अंदर फोनो, फोन मीन्स आप कॉलिंग सुनते होंगे, उससे याद रख सकते हैं फोनो और रिसेप्टर। इसके दो फंक्शन है। पहला काम तो आप जानते हैं सुनना, बट आज तक आपको ये नहीं पता होगा इसका जो एक और काम है वो है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। बॉडी को बैलेंस कैसे करना है, इसका जो काम होता है ये भी किसका काम होता है? फोनो रिसेप्टर का। जो पहला काम होता है ना इसका बैलेंसिंग ही होता है, सुनना तो इसका दूसरा काम है। तो इसलिए इसके दो काम होते हैं, एक हियरिंग और एक बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। दूसरा सेंस ऑर्गन है हमारे पास में नोज। नोज यानी नाक, नाक के पास में जो रिसेप्टर होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, इसका काम क्या है? नोज के पास क्या काम हो? स्मेल को डिटेक्ट करना, तो काम क्या है? स्मेल डिटेक्शन। तीसरा आई, आंखों से देखते हैं, लाइट की मदद से देखते हैं। फोटो, फोटो मीन्स लाइट होता है, लाइट रिसेप्टर। फोटो क्लिक करना, ये भी समझ लीजिए आप, इजी वर्ड से आप याद कर सकते हैं, एक दो में दिक्कत हो सकती है। आई, आंखों के अंदर कौन सा होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर किस चीज में मदद करते हैं आंखों के रिसेप्टर्स? देखने के लिए, तो विजन या सीइंग। चौथा रिसेप्टर या चौथा सेंस ऑर्गन है हमारे पास में स्किन। स्किन किस चीज की यूज होती है? हीट, टेम्परेचर, इन सबको सेंस करने के लिए। थर्म यानी हीट होता है, थर्मो रिसेप्टर टू डिटेक्ट हीट, कोल्ड, टच। कोई टच कर दे उसको डिटेक्ट करना। ठंड पड़ रही है यानी टेम्परेचर कम है उसको डिटेक्ट करना। टेम्परेचर ज्यादा यानी हीट, उसको डिटेक्ट करना। तो स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन नंबर 5, टंग यानी जीभ। जीभ के पास में कौन सा रिसेप्टर होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर किस चीज में मदद करते हैं? जीभ किस चीज में मदद करते हैं? टेस्ट डिटेक्शन, टेस्ट का पता लगे। ये तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन, 5 रिसेप्टर्स और उनके फंक्शंस। आगे बात करते हैं हम न्यूरॉन की। न्यूरॉन को अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है? नर्व सेल। नर्व सेल है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी जो मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को, वो कौन सी सेल है? नर्वस सिस्टम को कौन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? न्यूरॉन। जिसके सारे फंक्शंस कौन करता है? न्यूरॉन। जैसे हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है एक सेल करती है, सेल से मिलाकर पूरी बॉडी काम करती है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम का जो वर्क करती है वो कौन करती है? नर्व सेल या न्यूरॉन्स।
ये तो देखिए आपने 9th क्लास में चैप्टर 5 में साइज ऑफ सेल्स पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी सेल होती है वो है नर्व सेल या न्यूरॉन। इट डज नॉट परफॉर्म डिवीजन, ये डिवीजन को परफॉर्म नहीं करती। हमारी सेल क्या करती है, एक सेल है, अगर सेल्स का नंबर बढ़ाना है तो उस सेल से क्या करती है, दो सेल में डिवाइड हो जाती है, दो सेल में डिवाइड होते। बट ये वाली सेल क्या करती है, ये डिवाइड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि डिवीजन के लिए क्या चाहिए, स्पिंडल फाइबर्स, बट इसके पास में स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते। इट हैज लो रीजनरेशन एबिलिटी, रीजनरेशन का मतलब अगर ये डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो दोबारा से रिपेयर कर सके। जैसे हमारी स्किन पर कहीं चोट लग जाती है तो स्किन अपने आप को मैनेज कर लेती है, ठीक से रीजनरेट कर लेती। बट ये वाली सेल क्या करती है, रीजनरेट नहीं कर पाती आसानी से। इसलिए कहते हैं अगर आपके किसी न्यूरॉन्स में अगर कोई डैमेज आया है तो वो शायद में भी आपकी लाइफ के लिए एंडेंजर्ड हो। तो इसलिए जो ब्रेन के ऑपरेशन होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से किया जाते हैं, क्योंकि हल्का सा भी किसी तरीके का डैमेज अगर न्यूरॉन में आ गया तो वो रिजनरेट नहीं हो पाता आसानी से। तो ये थे हमारे न्यूरॉन्स के कुछ पॉइंट। अब बात करेंगे हम पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर आपके बुक में भी दे रखी है एंड मैंने आपके लिए बनाया भी है सिंपली। इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है, आने के चांसेस काफी ज्यादा है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने को जरूर आएगा, एक या दो बार आपके एग्जाम में। 4 बार जो एग्जाम होंगे उसमें से हो सकता है चारों में आ जाए, बट मेजरली चांसेस है 2 बार तो जरूर आए। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसकी बात करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की। सबसे पहले यहां से जो ये देखिए कोई भी एक्सटेंशन निकली होती है किसी पार्ट से, उसे प्रोसेस कहा जाता है नॉर्मली। यहां से ये जो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई है इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेल का जो सेंटर है इसे कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। जो इसकी पूरी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। अगर यहां से फिर नीचे की साइड में यहां पर जाएंगे, ये जो बना रहता है ये यहां पर ये जो बिल्कुल ट्यूबलाइक जैसी स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है एक्सोन। एक्सोन देख लीजिए, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो ये बीच में है इसे कहा जाएगा एक्सोन। ठीक है बच्चों। इस एक्सोन के ऊपर सेल्स की लेयर चढ़ी रहती है जिसे कहा जाता है माइलिन शीथ। कौन सी शीथ, माइलिन शीथ, ये वाली शीथ। इस माइलिन शीथ के अंदर छोटे छोटे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है श्वान सेल, और ये श्वान सेल्स कंट्रोल करके ये माइलिन शीथ बनती है या नहीं बनती। अब देखिए माइलिन शीथ आप देखेंगे इस तरीके से प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर माइलिन शीथ अब्सेंट है, जैसे यहाँ पर अब्सेंट है, यहाँ अब्सेंट है, यहाँ अब्सेंट है। यहाँ पर एक छोटा सा गैप रह जाता है जिसे कहा जाता है नोड ऑफ रैनबियर। कौन सा नोड, नोड ऑफ रैनबियर। लास्ट में जब एक्सोन एंड होता है तो उसे कहा जाता है नर्व एंडिंग या एक्सोन का टर्मिनल। यहाँ पर लास्ट में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे सिनेप्टिक नोड कहा जाता है। अब सिनेप्टिक नोड काम क्या करते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन खत्म, इसके पीछे एक न्यूरॉन आएगा जिसकी डेंड्राइट इस सिनेप्टिक नोड से क्या होगी, अटैच होगी। ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सिंपली स्ट्रक्चर आपको एज इट इज ड्रॉ करना है। जो नेमिंग आपको दिख रही होगी, कुछ नेमिंग आपकी बुक में नहीं दे रखी, बट आप फिर भी लिखिएगा क्योंकि ये सिंपल नेमिंग्स हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, वरना इसमें लिखवाने को तो अभी काफी ज्यादा और है। जैसे ये जो पॉइंट है इसे एक्सोन हाइलॉक कहा जाता है जिससे एक्सोन बनता है, काफी चीजें, बट जो आपके लिए जरूरी है मैंने सिर्फ वही लिखवाई। बात करते हैं इसके से तो स्ट्रक्चर होंगे। क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, या इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप स्ट्रक्चर तो बना लेंगे बट इसके पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके मेनली कितने पार्ट्स हैं, 3। कौन कौन से, एक तो डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सोन। सबसे पहले डेंड्राइट। डेंड्राइट है क्या, इट इज द ब्रांच्ड प्रोजेक्शन विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। ये ब्रांच हो रही है, प्रोजेक्शन मतलब बाहर की साइड निकल रही रहती है, तो ब्रांच्ड प्रोजेक्शन है जो कि एटमॉस्फेयर या कहीं से भी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कलेक्ट करती है, रिसीव करती है। दूसरी स्ट्रक्चर एक्सोन।
द लॉन्गेस्ट फाइबर या प्रोसेस, क्वेश्चन आ चुका था द प्रोसेसिंग नर्व सेल क्या होती है, प्रोसेस बताइए नर्व सेल के अंदर क्या होती है, कौन सी है, एक्सोन। लॉन्गेस्ट प्रोसेस या फाइबर ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन, सेल बॉडी की लॉन्गेस्ट प्रोसेस या फाइबर जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी एक्सोन। एक्सोन का काम क्या है, डेंड्राइट के पास मैसेज आया, यहां से सेल बॉडी में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल करे, यहां से ये जो डेंड्राइट है ये क्या कर, ये एक्सोन क्या करता है, इस सेल बॉडी से अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, जो अगला न्यूरॉन होता है उसकी डेंड्राइट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्सोन। तीसरी स्ट्रक्चर है सेल बॉडी, द एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्ड हियर एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सेल बॉडी में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से सेल बॉडी के अंदर किस तरीके से इंपल्स ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, तो कौन सा करता है, इलेक्ट्रिकल। ये थे हमारे तीन मेन स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस भी मैंने साथ ही आपको डिस्कस करा दिए हैं न्यूरॉन के, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें कई तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके आगे भी ब्रेन वाले पार्ट में यूज किए जाएंगे। अब हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं वो डिपेंड करता है किस बेसिस पर आप देख रहे हैं। तीन बेसिस पर मैंने आपको ये न्यूरॉन्स के टाइप्स बताऊंगा अभी। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ अभी आपने देखा था एक्सोन के ऊपर एक लेयर थी माइलिन शीथ, अगर माइलिन शीथ है या नहीं है उस बेसिस पर दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड का मतलब क्या है, यानी माइलिन शीथ पर जब नॉन माइलिनेटेड जिस पर माइलिन शीथ पर ना हो, पहला डिफरेंस तो बेसिक है, दे हैव माइलिन शीथ ओवर द एक्सोन मेम्ब्रेन। जो एक्सोन मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर माइलिन शीथ होगी, और नॉन माइलिनेटेड पर दे डू नॉट हैव माइलिन शीथ ओवर द एक्सोन मेम्ब्रेन। एक्सोन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, तो कौन से है, नॉन माइलिनेटेड। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ठीक है, जो माइलिनेटेड है उसके पास माइलिन शीथ है, जगह कहां पर है, नोड पर। इंपल्स माइलिन शीथ की मैं अगर बात करूं, आप बेशक कॉपी पे या रजिस्टर पर ऊपर लिख लीजिएगा, माइलिन शीथ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। माइलिन शीथ एक्ट एज ए इंसुलेटर, लिख लीजिएगा जरूर अपनी कॉपी पर ताकि आपको याद रहे। इंसुलेटर है तो आप देखिए नर्व इंपल्स बना, मान लो यहां सेल बॉडी, वो जाना है इधर, क्या वो माइलिन शीथ से चले जाएगा, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि माइलिन शीथ क्या है, तो जो नर्व इंपल्स वो किस तरीके से जाता है, जंपिंग फैशन, एक नोड से दूसरे नोड, नोड नोड, तो एक नोड से दूसरे नोड पर यहाँ पर क्या होता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है। बट नॉन माइलिन शीथ तो है नहीं, तो वो भी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होता हुआ चले जाएगा आसानी से, क्योंकि माइलिन शीथ है नहीं, तो इजीली ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 डिवीजन में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। किसी भी न्यूरॉन के अंदर कितने एक्सोन है या कितने डेंड्राइट है, उसके बेसिस पर हमने तीन तरीके के न्यूरॉन्स डिवाइड किए हैं। सबसे पहले यूनिपोलर, यूनि यानी एक, ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सोन हो और एक भी डेंड्राइट ना हो। एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर को कंबाइन करके इनका नाम दिया गया है। एक्सोन तो देखिए होना ही है, एक्सोन जरूरी है, तो एक एक्सोन हो बट एक भी डेंड्राइट ना हो, जीरो डेंड्राइट हो, ऐसे न्यूरॉन को कहा जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक्सोन और डेंड्राइट एक भी नहीं है, एक्सोन कितना है, एक एक्सोन, इस न्यूरॉन को कहा जाता है यूनिपोलर। एग्जाम्पल की बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एक छोटा बेबी होता है जो एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है, उसके टाइम पर उसकी बॉडी में इतने डेवलपमेंट नहीं होते, तो उस टाइम पर जो न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है, यूनिपोलर। दूसरे बात करेंगे बाइपोलर यानी दो पोलर। द न्यूरॉन हैज या दीज न्यूरॉन हैज वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। बाय यानी दो,
एक एक्सोन होगा तो एक क्या होगा, डेंड्राइट। तो बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सोन होता है और एक क्या होते हैं, डेंड्राइट। एग्जाम्पल इन रेटिना ऑफ आईज, आंख की स्क्रीन किसे कहा जाता था, रेटिना, जहां पर इमेज बनती थी, वहां पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। तीसरा न्यूरॉन है मल्टीपोलर, मल्टी मतलब ज्यादा। These neuron has one axon and multiple dendrite। मैंने क्या बताया, एक एक्सोन होगा, बाकी डेंड्राइट कितने भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। मल्टीपोलर में क्या होगा, दिस न्यूरॉन हैज वन एक्सोन, एक एक्सोन है, एंड डेंड्राइट कितने, मल्टीपल डेंड्राइट, इसलिए इन्हें कहा जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये तीन पार्ट ऐसे हैं जहां पर हमें कैसे न्यूरॉन मिलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सीएनएस और पीएनएस की फुल फॉर्म मैं आपको आगे जब ब्रेन वाला पार्ट कराऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। अगले बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन पाथवे। कंडक्शन पाथवे मतलब कैसे पाथवे पर ये कंडक्ट करते हैं इंपल्स को, इस बेसिस पर भी हमने तीन तरीके से न्यूरॉन को डिवाइड किया है। पहला सेंसरी या एफरेंट, सेंसरी मतलब सेंस करके कंडक्ट करना। एफरेंट, इनका दूसरा एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है इन्हें। दीज न्यूरॉन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएच। मैंने क्या बताया, सेंसरी, सेंसरी यानी सेंस करने के बाद, सेंस हुआ, सेंस होने के बाद ये कहां से, ब्रेन में, मान लीजिए सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मान लीजिए ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन एक स्पाइनल कोर्ड। तो आपका जितना भी ये ब्रेन है ना, ये हेड, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम माना जाता है सीएनएस। कहीं पर भी सेंस हो, सेंसरी ऑर्गन से जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी मैसेज तो जाता है, कौन लेकर जाता है, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, सेंस ऑर्गन से सीएनएस। दूसरे मोटर या इफरेंट न्यूरॉन, these neuron transmit the nerve impulse from CNS to effector या सेंस ऑर्गन। मान लीजिए मेरे हाथ पर टच हो, यहाँ से मैसेज गया, कौन लेकर गया, सेंस ऑर्गन। दिमाग ने नर्व इंपल्स बनाया कि इसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स करना है, एक रिस्पॉन्स बनाने का इंपल्स बना, यानी हाथ अगर गर्म चीज से टच हुआ, हाथ, तो ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन की वजह से उसको फिर वापस भेजेगा सेंस ऑर्गन या इफेक्टर के पास में, जिससे कि मैं अपना हाथ हटा सकूं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या सीएनएस, और जो मोटर न्यूरॉन है वो सीएनएस से कहां पर, इफेक्टर या सेंस ऑर्गन। तीसरे है एसोसिएटेड या रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स इन सीएनएस। एक तो ले जाने का मैसेज, एक लाने, बट वहां पर भी तो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो जो न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्स को एक दूसरे में, उन्हें कहा जाता है एसोसिएटेड। एसोसिएट मतलब एक दूसरे से एसोसिएट। रिले या इंटर, इंटर होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इन्हें कहा जाता है कैसे, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तीन तरीके के बेसिस पर थे। पहले माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। दूसरे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन, एंडोन, डेंड्राइट, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। तीसरे थे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन पाथवे, ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड थे, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन, एसोसिएटेड, रिले या इंटर न्यूरॉन। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम साइनेप्स। साइनेप्स होता क्या है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। एंड इसमें से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनने के वो नहीं है, क्योंकि 11th क्लास से होती है ना, उसके स्टैंडर्ड के लेवल का। बट एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उसके लिए आप इसे जरूर पढ़िएगा, एंड ये आपके लिए आगे के नॉलेज के लिए यूज होगा। ये वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट, यहाँ से लेके ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। माइलिनेटेड और माइलिनेटेड आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा होगा, हो सकता है आपके एमसीक्यू आ जाए, तो मैंने इसलिए ये कराया, आप इसे नोट कीजिए। आप देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम साइनेप्स की। साइनेप्स आखिर होता क्या है, साइनेप्स, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चैप्टर का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं नियरली 39 या 40 क्वेश्चन आते हैं आपके नंबरिंग के हिसाब से साइंस के अंदर, जिसमें 20 1 मार्क्स के होते हैं और बाकी के जो होते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के होते हैं।
नियरली 39 तक पहुंच जाते हैं। बट ये मत सोचेगा जो 2 मार्क्स के हो गए या 3 मार्क्स के हो गए या 5 मार्क्स के हो गए उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। एक ही क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स बन के कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे 5 मार्क्स का हो सकता है, उसमें आपके 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए। तो साइंस का पेपर में नियरली अगर मैं हर अगर अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, हर एक क्वेश्चन को जोड़ू तो नियरली 120 से 130 क्वेश्चन मान के चलिए एक पेपर में। होता कैसे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आ गया व्हाट इज साइनेप्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। 3 नंबर में इतना। अगर उसे 5 नंबर में और करना पड़े, साइनेप्स के साथ में कोई इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक जोड़ दे, जैसे न्यूरॉन हो गया या टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज जो आगे कराऊंगा मैं आपको, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पेपर जो है ना थोड़ा लेंथी बन जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस ना छूटे। साइनेप्स, द गैप इज जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ 1 न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन्स को जब जोड़ा जाता है, इसका जो गैप होता है या जंक्शन होता है दोनों को मिलने वाला, उसे कहा जाता है साइनेप्स। अब क्या, एक न्यूरॉन है इसका डेंड्राइट, दूसरा न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बनता है उसे कहा जाता है साइनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल ऑफ 1 न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, एक एक्सॉन का एक्सॉन टर्मिनल इसका और दूसरे का डेंड्राइट, दोनों जब जुड़ते हैं ये जो गैप बनता है या जंक्शन जो बनता है इसे कहा जाता है साइनेप्स। साइनेप्स के फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या है साइनेप्स का, 2 न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन जिसका एक्सॉन टर्मिनल, दूसरा न्यूरॉन जिसका क्या है डेंड्राइट। होता क्या है, यह डेंड्राइट है, एक्सॉन, यहां पर मैसेज आया, मैसेज यहां से ट्रांसफर होकर गया, देखिए क्लियरली देखिए यहां से ट्रांसफर होकर मैसेज जाएगा, जैसे एक्सॉन टर्मिनल पर आया यहां पर साइनेप्स आ गया, साइनेप्स को क्रॉस करके मैसेज जाएगा अगले के डेंड्राइट पर। तो 2 न्यूरॉन के बीच में इंपल्स का क्या करता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन के बीच में इंपल्स का क्या करता है, ट्रांसमिशन। दूसरा फंक्शन साइनेप्स होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नर्व इंपल्स बन के आता है, बट यहाँ पर गैप है, गैप में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको केमिकल की फॉर्म में क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं। केमिकल फॉर्म में साइनेप्स पर इंपल्स क्या होता है, चेंज होता है, वहां से केमिकल से फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल बन जाता है अगले न्यूरॉन पे। एट साइनेप्स ये पॉइंट आता है, एट साइनेप्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल इंपल्स, यानी इंपल्स को सिग्नल भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल पे यहाँ पर कन्वर्ट होता है फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से इसको ट्रांसमिट किया जाता है अगले न्यूरॉन पर केमिकल की फॉर्म में चेंज करने के बाद। इतना क्लियर बच्चों, फंक्शन समझ आ गया। पहला ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसमें चेंज होता है, केमिकल इंपल्स में, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से अगले न्यूरॉन पर ये जाता है। अगला है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपकी बुक में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम दे रखा है इसे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 न्यूरॉन के बीच का। एक न्यूरॉन है उसका ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के बाद क्या आता है, सिनेप्टिक नोड, दूसरा न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट, ठीक है, सिनेप्टिक नोड इसकी डेंड्राइट। डेंड्राइट पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, आप भी जानते हैं टिप पर क्या होते हैं न्यूरॉन की, रिसेप्टर्स, टिप क्या होती है, डेंड्राइट तो होती है। इसके अंदर सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े रहते हैं एनर्जी बनाने के लिए, यहाँ पर बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे इंपल्स आया, इंपल्स यहाँ से केमिकल फॉर्म में चेंज होता है, फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है अगले न्यूरॉन पर। ये पहले वाली जो मेम्ब्रेन है पहले न्यूरॉन की, इसे कहा जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक। ये जो मेम्ब्रेन है सिनेप्स के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके बीच का जो गैप है इसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिलाकर ही बोला जाता है साइनेप्स। ये तीन ही तो जंक्शन बना रहे हैं, इसे ही कहा जाता है साइनेप्स।
आप इस डायग्राम को क्लियरली ड्रॉ कीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे बना हुआ है, एंड ये चीजें नोट कीजिए अच्छे तरीके से। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम साइनैप्स के टाइप्स की बात करेंगे, जो कि दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक केमिकल। इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनैप्स कैसे होते हैं, देखिए ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, किसी किसी साइनैप्स में ये बिल्कुल बहुत कम होता है, ना के बराबर। अगर बहुत कम है तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सिग्नल तो आराम से चले जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल चले जाएगा। बट कोई न्यूरॉन है जैसे ये, इसके अंदर क्या सिनेप्स, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट बड़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इंपल्स नहीं जा, तो केमिकल की फॉर्म में जाएगा। ऐसे साइनेप्स को केमिकल साइनेप्स कहा जाता है। यही हम अभी डिस्कस करेंगे, आप पहले इसे नोट कीजिए और इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिए। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स की। दो तरीके के साइनेप्स थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रक्चर के दौरान पर, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करेंगे तो इन दिस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज स्मॉल। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, बहुत छोटा, यानी गैप क्या होता है, छोटा। सो नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिट इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जब गैप छोटा है तो नर्व इंपल्स कैसी फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। केमिकल साइनेप्स में इन दिस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज लार्ज। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कैसा, बड़ा है, गैप बड़ा है। सो नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड इन केमिकल फॉर्म। नर्व इंपल्स कैसी फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, केमिकल की फॉर्म में। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज फास्ट। गैप छोटा, इलेक्ट्रिक फॉर्म में डायरेक्टली कैसे चले जाता है, मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, तो फास्ट होगा। तो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर फास्ट होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज स्लो। स्लो, इसके अंदर केमिकल साइनेप्स के अंदर नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत धीरे होता है। इतना भी धीरे नहीं होता, इसके कंपैरिजन में थोड़ा धीरे होता है। ऐसा क्यों, गैप बड़ा है, इलेक्ट्रिकल से पहले केमिकल, केमिकल से फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, तो उसमें टाइम लगता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक बार इंपल्स जनरेट हो गया वो तो डायरेक्ट चले जाए। क्या हम इसे रोक सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट बी रेगुलेट। बट यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसे रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में हो, वहां पर केमिकल्स को ही रोक दिया जाए। केमिकल अगर नहीं सिक्रेट होंगे तो ये केमिकल वाला भी कंपाउंड क्या होगा, रेगुलेट नहीं हो पाए, यानी ये रेगुलेट कर सकते, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर हमने इसे रेगुलेट कर लिया तो। ये थे हमारे दो तरीके के इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, इन दोनों के डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में काम करता है, आप भी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है इसे। इसकी कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस होता कमियां। कौन कौन सी कमी है, सबसे पहली कमी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच ओनली दोज सेल्स विच आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी की हर सेल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। वो सेल जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है सिर्फ वहीं तक नर्व इंपल्स क्या होता है, पहुंच पाता है। कौन सा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और जिन तक नहीं पहुंच पाता उनको कैसे रेगुलेट करें, तो इलेक्ट्रिकल की मदद से नहीं कर सकते, उन्हें फिर केमिकल की मदद से करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की कमी पहली क्या है, उन सेल तक पहुंचती है जो सिर्फ नर्वस सिस्टम से ही कनेक्ट है। दूसरा, आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स द सेल टेक्स टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इन्वॉल्विंग इन अनदर इंपल्स। एक सेल है या नर्व इंपल्स, न्यूरॉन, एक इंपल्स में वो इन्वॉल्व हो गया, जैसे दूसरे इंपल्स आएगा वो तब तक नहीं पकड़ पाएगा जब तक कि पुराने इंपल्स का मैकेनिज्म पूरी तरीके से रिसेट ना हो जाए। वो रिसेट होने में हल्का सा टाइम लगता है, इसलिए ये इसकी कमी है। आपने सुना होगा जैसे कि एक टाइम पर आप दो चीजें नहीं सुन सकते, आपको दो लोगों ने आवाज मारी, मतलब आप एक की सुन पाओगे एक टाइम पर, जो दूसरी चीज है या दूसरी जो आवाज है एकदम से नहीं सुने, उसके तुरंत बाद आपको पता चले कि हाँ उसने भी मुझे आवाज दी थी। ऐसा क्यों, जैसे इसका मैकेनिज्म रिसेट हो जाएगा आपके पास दूसरा इंपल्स आ जाएगा। तीसरी कमी, इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले में अभी पढ़ा था, इसे हम रेगुलेट नहीं कर सकते। चौथा, प्लांट डज नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। देखिए रेगुलेटेड का मतलब कैसे नहीं कर, इंपल्स आ गया उसे बीच में थोड़े रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। प्लांट डज नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आपने पढ़ा था, उसमें सिर्फ केमिकल्स की मदद से ही किया गया था, कोई भी उसमें नर्वस सिस्टम, कोई न्यूरॉन वगैरह नहीं पढ़े थे हमने। तो प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसके पास सिर्फ क्या होता है, एक केमिकल वाला सिस्टम होता है। उसके बाद ये थी हमारी 4 कमियां। अब इन कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरा सिस्टम या दूसरा कम्युनिकेशन बनाया गया है, जिसे कहा जाता है केमिकल कम्युनिकेशन। तो टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, द केमिकल कम्युनिकेशन इज यूज्ड। यानी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को जैसे ही बंद किया जाए या ये काम ना करे तो कौन से यूज हो सकता है, हमारा केमिकल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ साइनेप्स, उसकी कमियां इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की। इसमें जो भी था ये आपका इतना हो चुका है केमिकल कम्युनिकेशन से। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेज एज ए वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी। ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में एक रिफ्लेक्स आता था, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन के, उनके फंक्शंस। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे केमिकल कम्युनिकेशन पे, वहां पर पढ़ेंगे केमिकल कम्युनिकेशन, हार्मोन वाला, ग्लैंड्स वाला, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल कम्युनिकेशन में ही आता है, उसको हम तब कंप्लीट करेंगे। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम रिस्पॉन्सेस की। अभी तक हमने साइनेप्स के बारे में जितना भी था वो कंप्लीट कर लिया था। ये है हमारा जो टॉपिक है रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्स आखिर होता क्या है, या रिस्पॉन्ड कहें, हमारी बॉडी किसी चीज, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक रिएक्शन करती है। कोई रिएक्शन तो होती है हमारी बॉडी की, जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्स। जैसे अगर किसी ने मुझे टच किया, मैं इग्नोर थोड़े करूंगा जानबूझकर, यानी कि कोई मुझे टच करेगा मैं उसकी तरफ देखूंगा या मेरे ब्रेन को पता तो चलेगा। उसमें मैं जो जिस तरीके का भी रिएक्शन करूंगा, जैसा भी रिएक्शन करूंगा, वही कहलाएगा रिस्पॉन्स। तो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू द स्टिमुलस आर कॉल्ड रिस्पॉन्सेस। हमारी बॉडी के किसी भी स्टिमुलस के लिए जितनी भी रिएक्शंस होती है उन्हें कहा जाता है रिस्पॉन्सेस। अब रिस्पॉन्सेस होते कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के रिस्पॉन्सेस होते हैं मेनली। कौन कौन से रिस्पॉन्सेस हैं? पहला वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स, इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन। हिंदी के अगर आप वर्ड सुनेंगे तो आप इन दोनों में इजीली डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सेस में, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्सेस होते हैं, हिंदी अगर वर्ड बताओ तो ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक। और रिस्पॉन्स को ऐसे ही वर्ड बोला जाता है प्रतिक्रिया, ऐच्छिक प्रतिक्रिया। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार। तो वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस, द रिस्पॉन्सेस व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म बाय देयर थिंकिंग आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस। ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सोच से, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अपनी थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता के अनुसार कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर कोई पेन से लिखना है, मैं सोचकर खुद उसे कंट्रोल कर सकता हूं लिखना है या नहीं लिखना है। कोई मुझे टच करे या कोई मुझे अब्यूज करे तो मैं, हो सकता है मैं पलटकर उसे मारने लग जाऊं, पीटने लग जाऊं। तो वो मैं अपनी थिंकिंग से कंट्रोल कर रहा हूं ना, सोचकर कर रहा हूं मैं। ऐसे रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस। इनमें पहली तो डेफिनेशन, दूसरी ब्रेन के किस पार्ट से ये कंट्रोल होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस आर कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। कौन से ब्रेन से कंट्रोल होते हैं? फोर ब्रेन से। एग्जाम्पल बात करें, राइटिंग लिखना, टॉकिंग बातें करना, वॉकिंग चलना, एसेट्रा। काफी सारे आप सोच कर खुद पता लगा सकते हैं कौन से हमारे वॉल्यूंटरी है, कौन से इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस, द रिस्पॉन्सेस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म बाय देयर थिंकिंग आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस।
ऐसे रिस्पॉन्सेज जो ऑर्गेनिज्म की थिंकिंग से कंट्रोल नहीं होते, यानी ऑर्गेनिज्म खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी थिंकिंग से सोचकर कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, हार्ट बीट। आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि क्या आप उसे बंद कर सकते हैं खुद से सोचकर, दिमाग से, कि दिमाग से सोचोगे कि नहीं दिल को नहीं धड़कना चाहिए, आप उसे बंद कर सकते हैं? नहीं। वोमिटिंग, उल्टी आना, वोमिटिंग को आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन, आप सांस ले रहे हैं, आप एक बार सांस को बंद करके देख लीजिए 1 मिनट के लिए, आपको पता चल जाएगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, वोमिटिंग, हार्ट बीट, एसेट्रा, ये काफी सारे हमारे इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस हैं। किस किस से कंट्रोल होता है? इट इज कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन। मिड यानी मिड ब्रेन हो गया और एक हिंड ब्रेन, इन दो ब्रेन से कंट्रोल की जाती है कौन से? इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस। तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, द इमीडिएट, ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में एक रिफ्लेक्स आर्क ऐड करके टॉपिक भी आता है, वो जो इसके बाद में कराऊंगा। पहले रिफ्लेक्स एक्शन, द इमीडिएट इनवॉल्यूंटरी एंड सडन रिस्पॉन्स ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का इमीडिएट यानी बहुत एकदम से, इनवॉल्यूंटरी जो हमारी सोच से कंट्रोल नहीं हो सकता, एंड सडन, सडन यानी अचानक जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऑर्गन का हमारी बॉडी का, इन रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर स्टिमुलस, कोई पार्टिकुलर स्टिमुलस आया विच इज प्री डिटरमाइंड बाय द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिस्पॉन्स होता है प्री डिटरमाइंड होता है, हमें पहले से हमारे ब्रेन को पता होता है कि ऐसा रिस्पॉन्स करना है। कैसे? मेरा हाथ है किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर टच हुआ, क्या मेरे को किसी ने सिखाया कि उस पर से हाथ टच होने के बाद हटाना ही है? नहीं सिखाया। बट पहली बार में जब मैंने किसी अपने दिमाग से वॉल्यूम फ्री में जब उसको टच करके हाथ हटाया, मेरे ब्रेन को याद हो कोई भी गर्म चीज है उससे हाथ हटाना है। ऐसा तो है नहीं आपकी गर्म चीज पर हाथ लग जाए और आप उस पर चिपकाए रखें, नहीं। तो ये जो होता है प्री डिटरमाइंड, यानी पहले से पता होता है ऐसा करना है। सडन होता है एकदम से, और कैसे होता है? इनवॉल्यूंटरी, जो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं हो सकता। और बॉडी जो करती है किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस में करती है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जांपल, नी जर्क। नी जर्क होता है जैसे आप कहीं चल रहे हैं, आपके पैर में ठोकर लग जाती है, एकदम से पैर पीछे करते हैं, या कोई पिन लग जाए आपके पैर में, पीछे करेंगे। ऐसा तो नहीं आपके पैर के आगे पिन रखी, आप पिन पर पैर मारो, नहीं मार सकते ना, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है उस पर जैसे आपका हाथ टच होता है, आप हाथ को एकदम से हटाते हैं, आपको तुरंत पता नहीं चलता आखिर हुआ क्या। सडनली मान लीजिए आपको पता नहीं है गर्म, किसी ने आपके हाथ के पास गर्म चीज ला दी, आपने हाथ हटा, क्या आपको पता था गर्म है? नहीं, आपको बाद में पता चला ना। यानी जब रिस्पॉन्स हो गया उसके बाद आपको पता चला, आप देखेंगे क्या था? गर्म चीज थी। तो ये जो होता है ये वाला रिस्पॉन्स प्री डिटरमाइन होता है, लेकिन हमें तब पता नहीं। जब ये रिस्पॉन्स हो जाए उसके थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। ये किससे कंट्रोल होता है? स्पाइनल कोड। हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कोड पीछे की साइड, स्पाइनल कोड से कंट्रोल हो जाता है। रिस्पॉन्स होने के बाद स्पाइनल कोड से ब्रेन के पास मैसेज जाता है, तब हमें पता चलता है। नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, ये इसके एग्जांपल। एसेट्रा, और इसका देखिए बेसिक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में, कोई आपको पीछे से एकदम मारता है, आपको नहीं पता किसने मारा, आप उल्टा एकदम से घूम के या तो उसे गाली दे देते हैं या उसे मार देते हैं, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। और रिफ्लेक्स एक्शन में एक और बताओ, ठंड होती है, ठंड के टाइम पर आपकी बॉडी शिवरिंग करती है, कांपना, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो भी तो एक सडन है रिस्पॉन्स, एकदम से होता है, वो कैसा है? रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। आप इस सबको नोट कीजिए, इसमें आपको क्या क्या याद रखना? डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के बाद किस ब्रेन के पार्ट से कंट्रोल होते हैं, और एग्जांपल्स आप खुद समझ सकते हैं कौन सा कैसा एग्जांपल है। तो ये थे हमारे 3 तरीके के रिस्पॉन्सेस। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन में एक जो टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने बात की थी रिफ्लेक्स एक्शन की, अब है हमारे पास उससे आगे ही टॉपिक रिफ्लेक्स आर्क।
दोनों टॉपिक नियरली सिमिलर जैसे दिखते हैं बट हैं थोड़े डिफरेंट। रिफ्लेक्स एक्शन तो एक रिस्पॉन्स था। रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे तो द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है उस टाइम पर जो नर्व इंपल्स होता है ना, जो पाथवे वो फॉलो करता है, जिस पाथवे पर वो जैसे जाता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना रखा है, किस तरीके से होता है देखिए। सबसे पहले कोई स्टिमुलस है, बाहर से कोई स्टिमुलस है, जैसे कि हीट या कोई हॉट ऑब्जेक्ट, तो हीट ही होगी। उससे हीट जैसे ही हमारे रिसेप्टर ऑर्गन पर आएगी, इस रिसेप्टर ऑर्गन हीट को कौन टच करता है? स्किन। स्किन के पास आएगी। स्किन के पास में सबसे पहले कौन सी न्यूरॉन होंगी? सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन इसको सेंस करके पहुंचाएंगे कहां तक? सीएनएस तक। सीएनएस को इंटीग्रेटिंग सेंटर कहा जाता है। पहले स्पाइनल कोड तक जाते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेटिंग सेंटर या सीएनएस। उसके बाद क्या होता है? सीएनएस ब्रेन के पास पहुंच गया, वहां पर मैसेज क्या होता है? दोबारा कन्वर्ट होता है, रिस्पॉन्स बनता है। रिस्पॉन्स आता है हमारे पास में मोटर या न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन हम जानते हैं सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाता है किसको? नर्व इंपल्स। यहां से मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन लेकर आए, कहां पर लेकर जाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? हमारी मसल्स हो गई या कोई ग्लैंड हो गई, जहां पर भी वर्क करना है, वहां पर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या? किसी चीज को टच किया है तो क्या होगा? विड्रॉल ऑफ हैंड, हाथ को दूर कर लेंगे जैसे ही गर्म चीज से क्या होगा? टच होगा। ये है हमारा रिफ्लेक्स आर्क का फ्लो चार्ट। एक इसका डायग्राम आता है रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क का अगर डायग्राम की बात करूं तो मैं अभी आपको डायग्राम क्लियरली तरीके से दिखा देता हूं। आपको वो कॉपी में एज इट इज बनाना है, क्योंकि वो बनाने को भी आता है एंड जरूर आएगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये हॉट ऑब्जेक्ट है एक, सबसे पहले हाथ के पास में यहां पर रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर से सबसे पहले हैंड से क्या जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन का एरो देख लीजिए, ऊपर की साइड जा रहा है। यहां से न्यूरॉन कहां पर लेकर जाएगा? स्पाइनल कोड या सीएनएस के पास। सीएनएस के पास में वहां पर मैसेज बनेगा। ऊपर की साइड में देखिए स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के बीच में एक ये जो बन रहा है नीचे की साइड, दो लेफ्ट में डंडी है, ऊपर एक गोल है, इसे कहा जाता है रिले या इंटरन्यूरॉन। सीएनएस में वर्क करते, यहां से मैसेज बन के वापस जाएगा मोटर न्यूरॉन के होते हुए, और इफेक्टर या मसल जो है वो क्या करेगी? रिस्पॉन्स, मसल हाथ को खींचेगी जिससे हाथ पीछे हो जाएगा। पीछे की साइड ब्रेन होता है। जैसे ही मैसेज यहाँ पर स्पाइनल कोड पर पहुंच जाता है, स्पाइनल कोड के कुछ सेकंड में, मिली सेकंड में ब्रेन तक पहुंचता है। इसलिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमें पता नहीं चल पाता, और वो बाद में पता चलता है जब हम रिस्पॉन्स कर देते। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, इसको ड्रॉ करना है एज इट इज आपको कॉपी में। एंड ये जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, और इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आप सभी से एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, और फिर आगे बात करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इस वीडियो को देख चुके होंगे। अच्छे से नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।